नमस्कार दोस्तों, हीरो प्रेजेंट्स आयुष्मान भव पावर्ड बाय जियो बीपी और कंटेंट पार्टनर है हमारे डिजिटल संवाद। और बहुत दिन बाद इंतजार आपका फिर से समाप्त होने वाला है। बहुत लोगों का क्वेरी था, भैया आप एलोपैथिक लगातार सेशन कर रहे हैं, कुछ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का भी आप इंटरव्यू सेशन करें। तो ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा हैं। इनसे बेटर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, आयुर्वेदिक का सेशन स्टार्ट करने के लिए हमको बेस्ट चॉइस इनसे बेटर तो नहीं दिखी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और चूंकि डायबिटीज़ आज का सेशन है और बहुत ही चैलेंजिंग एक तरह से आज के दौर में डायबिटीज़ हो चुका है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो यह दावा कर रही हैं कि 2028 तक हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ होना है। तो इसीलिए आज का सेशन हमने खास तौर पर रखा है। और दूसरा ये कि आयुर्वेद में भी डायबिटीज़ को अलग तरीके से देखा जा रहा है, अलग एंगल से देखा जा रहा है। और ये दावे हो रहे हैं कि अगर रूटीन सही किए जाए, आयुर्वेद को फॉलो किया जाए प्रॉपरली शुरुआती दौर से ही, तो डायबिटीज़ बहुत हद तक नहीं भी हो सकती है और बहुत हद तक कंट्रोल भी हो सकती है। इसी संबंध में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत वेलकम है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन वेदांत जी, जो इस प्रकार का मौका हमको दिया आपने। डायबिटीज एक बहुत ही बड़ी मतलब एक कहिए कि आने वाले समय में एक आपदा का रूप ले लेगी। आज के 5-6 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, जिसमें मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में जो डायबिटीज़ है, ये मतलब इंडिया में जो डायबिटीज़ है वो पूरे वर्ल्ड के चौथे नंबर पहुंच जाएगी। लेकिन जो आंकड़ा उस समय था वो भी फेल हो रहा है। आने वाले टाइम में वर्ल्ड में जो इंडिया का डायबिटिक रेशियो वो नंबर 1 होने वाला है। क्या रीज़न है सर? हम लोग तो आज का जो ये लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल है, ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है। इसको जो खान पान, जीवन शैली, अनियमित जीवन शैली के माध्यम से ये बीमारी होती है। और इसमें मेन रोल जो हमारा रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम लोग का जो खाने का डाइट है और आहार विहार या हम लोग की जो आदतें हैं, दिनचर्या है, ये बहुत सारा इसमें इसके लिए मायने रखता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल मतलब कैसे डायबिटीज़ फैल रहा है इस चीज़ के लिए। सर एक तरफ डायबिटीज़ फैलने का खतरा है, आहार और विहार कहा आपने, और रूटीन की बात कहा आपने, और जब मार्केट में आप निकलते हैं तो आपको यहाँ से वहाँ तक केवल खाने पीने की चीज़ें और ठेला खोमचा, नए नए तरीके से पकवान अब बनने शुरू हो गए हैं। तो किस हद तक ये रीज़न बन रहा है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है। ये सब जो आहार और जो हमारा दिनचर्या है, यह डायबिटीज़ प्रोमिनेंट के लिए बहुत बड़ा मतलब वो हो रहा है कि इसके नाते इसी के माध्यम से हमारे पेशेंट और डायबिटीज़ वाले ये बढ़ रहे हैं। और जैसे 2 तरीके से कहा गया कि जो मतलब खाने के लिए खाइए, नहीं कोई बुरा नहीं है, खाइए और सब तरीके के व्यंजनों का स्वाद लिए, लेकिन आपका जो वर्कआउट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वो भी उसी प्रकार का होना चाहिए। हमारे इसमें मॉडर्न मेडिसिन में कहा गया कि एक पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस और निगेटिव कैलोरी बैलेंस, कि हम पॉजिटिव कैलोरी जितना हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो आखिर में वो जो चीज़ें जमा हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस होगा, शरीर में डिपॉजिट होगा, तो वो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। हमको अगर हम चीज़ें ले रहे हैं तो उसी प्रकार से हमको अपने दिनचर्या में, व्यायाम में, अपने आहार में या अपने लाइफ स्टाइल में उस तरह का थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। सर एक समय जब बात आती थी कि किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो ये बातें आती थी कि हो सकता है उसके जेनेटिकल में डायबिटीज़ का एक लक्षण रहा हो, जीन रहा हो, जिसके वजह से हो। लेकिन आजकल युवाओं में बहुत कॉमन डायबिटीज़ की बातें दिख रही हैं, और ऐसे युवाओं में जिसमें प्रोफाइलिंग या हिस्ट्री, कहें फैमिली हिस्ट्री नहीं रही, ये भी बहुत कॉमन सा दिख रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या दिख रहा है? देखिए, आजकल के युवाओं में डायबिटिक होना, पहले तो डायबिटिक 2 तरह की होती है। एक तो आनुवंशिकी होती है और एक जो होती है कि आपके रहन सहन से आता है। आजकल मैक्सिमम जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो रहन सहन की वजह से, उनके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। आयुर्वेद क्या कहता है डायबिटीज़ को? देखिए, आयुर्वेद डायबिटीज़ के मामले में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है और बहुत ही बढ़िया है। आयुर्वेद में का सबसे पहले आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के जो लेसन्स हैं उस पर हमको सबसे पहले बताया जाता है कि आयुर्वेद में आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारे जो संहिताज हैं, अष्टांग संग्रह है, चरक संहिता, सारे संहिताओं में बताया गया कि आहार विहार कैसा होना चाहिए, कैसा डाइट होना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी ऋतुचर्या होनी चाहिए, किस मौसम में किस तरह का भोजन करना चाहिए, रात्रि में क्या नहीं लेना चाहिए, रात्रि को कितना
आराम करना चाहिए, रात्रि में कैसे रहना चाहिए, दिन में किस मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रावधान। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में अगर ये चीज़ें सारे हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ होने की आशंका बहुत ही कम रहती है। सर, जितनी भी बातें धर्म ग्रंथ में हैं या फिर आयुर्वेद संहिता वगैरह में जो भी हैं, लगभग लोग जानते हैं कि सुबह टहलना ज़रूरी है, लगभग लोग जानते हैं कि वर्जिश करना ज़रूरी है, सॉल्ट का प्रयोग करना कम मतलब नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको बैलेंस करने के लिए क्या क्या आज की आपाधापी में वो चीज़ें बैलेंस हो पाना इतना संभव सा दिखता है क्या? नहीं, संभव सा तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर चीज़ को अगर करने की इच्छा हो या उसके करने की लालसा हो तो आदमी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर पाएगा। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि हमारे खाने में जो पहले के जो हमारी थालियाँ होती थी वो षट रसात्मक होती थी, एक ही चीज़ के रस नहीं होते थे। जो आयुर्वेद में बताया गया है कि 6 रस जो होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, लवण, ये सारे रस हमारी थाली में पहले होते थे। आज की थाली से डिलीट है। आज की थाली में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हैं। और उस पहले हमारी थाली में हर तरह के रस होते थे, उससे सारे रसों का बैलेंस होता था। अगर मधुर आयुर्वेद में जैसे मीठा बहुत आप खा लिए तो शुगर तो नहीं है, लेकिन जो पहले की थाली थी हमारी, जो कल्चरल थाली है या कल्चरल जो खाने हमारे मोटा अन्न से होने, वो सब में सब तरह के रस होते हैं, 6 रस का एक दूसरे को बैलेंस करते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी। माइंड मेकअप की बात करें तो आज का टाइम भी बहुत ही टेंशलाइज माहौल है और आज आदमी हर कॉम्पिटिटिव युग है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ स्टाइल से परेशान है या हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए वो उतना योगा, माइंड सेटअप, माइंड की वजह से, स्ट्रेस की आज की वजह से बहुत बड़ा एक कारण है डायबिटिक होने का। जो लोग डायबिटिक जैसे हो रहे हैं उनका काम वर्कआउट किया जा रहा है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे ही लोग पाए जा रहे हैं जिनका स्ट्रेस वर्क ज़्यादा है। स्ट्रेस वर्क से कैसे डायबिटीज़ बढ़ता है, थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। स्ट्रेस वर्क में जैसे आदमी का जो मानसिक संतुलन होता है बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। आदमी का जो बैलेंसिंग होता है पूरी अच्छे तरीके से नींद लेना 8 घंटे का, तो उसमें जो हमारे शरीर के हार्मोन होते हैं, जो वात, पित्त, कफ होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाते हैं। रात्रि में जागरण करेंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा, दिन में सोएंगे तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो उसके वजह से आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और मॉडर्न के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से अगर आपकी मानसिक संतुलन नहीं है, आप अच्छी निद्रा नहीं लेते हैं, अच्छे से आप अपना दिनचर्या नहीं लेते हैं, स्ट्रेस में हमेशा तनाव में है, तो उसमें भी जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसके वजह से भी मतलब थायराइड वगैरह जो बीमारियां, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जो चीज़ें बीमारियां हो रही हैं आजकल, वो होने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से कई सारे ऐसे निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके वजह से एक इफेक्ट पड़ता है इंसुलिन वगैरह पे, पूरे बॉडी पे, हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है और उससे मतलब डायबिटीज या और कुछ, एक डायबिटीज नहीं, मोटापा है, थायराइड है, बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारियां जो पैदा होने की आशंका। अच्छा सर, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से किसी पैथी पे हम बहुत ज़्यादा वो बायस्ड हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ आयुर्वेद की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये भारत का एक अभूतपूर्व साइंस है तो इसको हम सम्मान भी देना उचित समझते हैं। लेकिन आयुर्वेद की तरफ जब हम देखते हैं तो एक भरोसा कायम हो रहा है कि जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन वगैरह जब आया, जो कोरोना का दौर रहा, उसमें काढ़ा कितना इफेक्टिव रहा। डायबिटीज़ की जब बात कही जाए तो यहाँ पर डायबिटीज़ में बहुत सारे ऐसे क्लेम्स भी आ रहे हैं आयुर्वेद के तरफ से, जो दावा कर रहे हैं कि बहुत हद तक इंसुलिन जो रेजिस्टेंट है वो कम उस मेडिकेशन से हो पा रहा है। तो क्या उम्मीद है या क्या फ्यूचर दिख रहा है आयुर्वेद का डायबिटीज़ के लिहाज से? देखिए, आयुर्वेद जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि 2 तरह के पेशेंट है। एक तो न्यूली डायग्नोस पेशेंट है जो तुरंत अभी डायग्नोस हो रहा है, वो तो कभी भी तुरंत, जैसे अभी मतलब पता चला उनको कि मुझे शुगर है, और यंग एज में, खासतौर पे मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो यंग एज में है। तो यंग एज में अगर तुरंत आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, शुगर लेवल बढ़ गया है, तो और आप सारी जाँचें कराइए, लेकिन तुरंत आप एलोपैथिक मेडिसिन पर तुरंत ना शिफ्ट होइए। आपके पास बहुत बड़ा एक है कि आप अपनी दिनचर्या, जीवन शैली को सही कर सकते हैं। डाइट को, सबसे बड़ा डाइट इसमें मेन अहम भूमिका जो है डाइट और एक्सरसाइज का है। आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या में से निकाल के सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, उठिए, थोड़ा सा हल्का व्यायाम करिए, व्यायाम के बाद अपने डाइट को तुरंत थोड़ा सा करेक्ट करिए और अपनी लाइफ स्टाइल, रात में अच्छी नींद लीजिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको करिए। देखिए 15 से 20 दिनों में आपकी जो शुगर लेवल है वो जरूर ही कम होगा। और उसके साथ कुछ आप जैसे घरेलू नुस्खे, जैसे आप कहा गया है कि निशा
अम्ल की अधिकार है, जैसे हल्दी, आंवला आदि जब जो घरेलू नुस्खे हैं केवल आप उसको आजमाएं अगर, तो भी उससे शुगर डाउन होगा, कम होगा। और आपको हो सकता है कि मे बी अगर आपकी एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोलिंग अच्छी रही तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे शिफ्ट नहीं होना पड़ा। एलोपैथिक मेडिसिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा। आपका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शुगर की वजह से, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो दवा तो आपको लेनी ही है, लेकिन नहीं कंट्रोल होता है तो आप दवा लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म यही सबसे बड़ा समस्या हो जा रहा है कि सर कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लेने पे, चूंकि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कभी नहीं समाप्त होने वाली एक तरह से है, तो लंबे समय तक इसके मेडिकेशंस चलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई सारे प्रॉब्लम्स तो दवाओं की वजह से भी हो सकते हैं ना। देखिए, हर दवा का एक अपना साइड इफेक्ट है। जो भी दवाइयाँ मार्केट में एंटी डायबिटिक पिल्स आपको मिल रही हैं, अंग्रेजी दवाई, उनका कहीं ना कहीं हर एक मतलब जैसे टाइम होने के बाद पीरियड, हाँ 10 साल 15 साल 20 साल लेने के बाद उसके हर एक दवा का कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन किसी न किसी ऑर्गन पे है। तो उसके वजह से तो थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आप उसको लें। उसके साथ साथ अगर आप अपने डाइट को फॉलो करते हैं, आयुर्वेदिक थोड़े से नुस्खे अपनाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, गिलोय का काढ़ा लेते हैं, एलोवेरा लेते हैं, तुलसी लेते हैं, हल्दी लेते हैं, आंवला लेते हैं, तो इन सब दवाइयों के माध्यम से आप जो डायबिटिक के पिल्स बर्डन है, जो पिल्स की संख्या है, आपकी दवाइयों के गोलियों की संख्या है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो साइड इफेक्ट आपके 15 साल में आ रहे हैं, वो 20 साल 25 साल में भी आने की संभावना कम से कम हो जाएगी। जब डायबिटिक की दवाइयाँ जब कम होंगी और इस दवाइयों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो जो इनकी कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम होते हैं हद तक। और उनके वजह से डायबिटिक की जो लाइफ स्टाइल, जो मतलब लाइफ स्टाइल की वजह से या डायबिटिक की वजह से जो आदमी पेशेंट सफ़र करता है अन्य अन्य बीमारियों जैसे किडनी की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी प्रॉब्लम, आँख की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम हो गई, हृदय रोग की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब चर्म रोग की प्रॉब्लम हो गई, मूत्राशय की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप अगर दोनों मिला के करते हैं तो उससे कम आने वाली हैं कंपेरेटिव टू द सिंगल ड्रग, सिंगल थेरेपी। तो इस पे बात हमारी आगे भी फर्दर करेंगे। लेकिन एक सवाल जहन में आ रहा है, चूँकि आपसे जब भी हमने डायबिटीज़ पर बात किया है तो सबसे पहला अगर कोई शब्द आपके ज़बान से निकला है तो वो है डाइट। तो डाइट को थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि आइडियल डाइट क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग डाइट को अलग तरीके से देखते हैं, कई लोग व्रत की तरह से देखते हैं, तो आइडियल डाइट क्या है? डाइट आपकी जो थाली हो वो सभी रसों से युक्त हो, सबसे पहली बात। उसमें जो तैलीय चीज़ें हैं वो कम से कम हो। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट का डाइट एक ही तरह का, बॉडी टू बॉडी हर पेशेंट वाइज वो उसकी डाइट डिफर होती है अगर आप देखेंगे। लेकिन कॉमनली कहा जाए कि एक पूरे समुदाय को डायबिटिक उसी पेशेंट को है जिसमें थोड़ा सा ओबेसिटी है या जो इसमें जैसे मेटाबॉलिक कोई परेशानियां हैं जिससे वजन उसका बढ़ रहा है या वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को ही डायबिटिक प्रोन होते हैं और इन्हीं को डायबिटिक होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो इनके लिए हम ये कहना चाहेंगे अपने थाली से जैसे मीठा चीज़ निकाल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम कर दीजिए और थाली में मिलेट्स वगैरह जो आपके जो मोटे अन्न का आजकल प्रचार चल रहा है इसको थोड़ी बढ़ा दीजिए, हरी सब्जियों को बढ़ा दीजिए और जैसे जो रेयर फल्स हैं उनको लेना शुरू कर दीजिए, आंवला वगैरह खाना शुरू कर दिया, आंवले का जूस वगैरह लेना शुरू कर दीजिए। जैसे हम पेशेंट टू पेशेंट जो उसका डाइट वो वेरी करेगा, लेकिन आइडियल जैसे डाइट यही है कि उसमें आप फाइबर फूड ज़्यादा लें और जो डायबिटिक प्रोन है वो जो है अपने मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह को, ऑयली चीज़ों को एक कम कर दें। और ये अपने आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने फिजिशियन से, जो आपके फिजिशियन हैं उनसे राय ले सकते हैं, डाइटिशियन से अपना परामर्श ले सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये सवाल है या रहता है या जिद भी करते हैं कि अगर शुगर नहीं इंटेक करना चाहूँ फ्यूचर को देखते हुए कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं तुमको डायबिटीज़ होगा ही नहीं या तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है, तो शुगर कंट्रोल करो या ना करो, तुमको होना होगा तो होगा। तो पहले प्रिकॉशन अगर हम रखते हैं तो बहुत हद तक उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, जो डायबिटिक प्रोन है जिनके जेनेटिक में, वो तो जो जेनेटिकली हैं, जिनके माता पिता या उनके नाना नानी या बाबा दादी के हैं उनको डायबिटिक, तो वो तो डायबिटिक प्रोन है, उनको ज़्यादा चांस है डायबिटिक होने का, तो उनको तो प्रिकॉशन और ज़्यादा लेना चाहिए और वो प्रिकॉशन में ही रहना चाहिए। शुरू से ही अपनी लाइफ स्टाइल को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए, आहार व्यायाम सब कुछ उसी तरह से रखना चाहिए। लेकिन जो अगर डायबिटिक जैसे
जैसे उनके आनुवंशिकी नहीं है या जैसे प्रोन नहीं है, इस तरह की नहीं है, तो उनको भी जैसे अगर वेट गेन कर रहे हैं या शरीर में ड्राइनेस हो रही है, पेशाब की मात्रा बार बार रात में 2-3 बार से ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे पेशेंट भी एक बार डायबिटिक हो सकते हैं। तो उनको बराबर प्रॉपर चेकअप में जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। चेकअप की बात अगर आ रही है तो एक सवाल और ज़हन में आता है कि आजकल के दौर में युवाओं में जो डायबिटीज़ के लक्षण है वो दिखते नहीं हैं, और जब परेशानी ज़्यादा बढ़ती है तब वो जांच कराते हैं तो पता चलता है कि जो डायबिटीज़ का एक टेस्ट है HbA1c वो पता चलता है 13 पहुंच गया, 15 पहुंच गया। तो पहले ही हम कैसे जानकारी ले सकें या कैसे अवेयर रहें, या क्या हमारा डायबिटीज़ के लिए चेकअप रूटीन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा explain। जो डायबिटिक प्रोन हैं या जो पेशेंट जैसे डायबिटिक अभी हुए नहीं हैं और उनको लग रहा है कि हमें डायबिटिक मतलब चांस हो सकता है, उनके लिए तो रेगुलर चेकअप में रहें। लेकिन जो इस तरह के नहीं हैं और उनको अचानक जैसे अगर उनका वेट गेन हो रहा है तो या उनके बार बार सही में ड्राइनेस वगैरह की मात्रा बढ़ रही, ड्राइनेस हो रहा है और स्ट्रेस हो रहा है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उनको रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। हर आदमी को एक बार 6 महीने 1 साल में एक बार रूटीन चेकअप करना चाहिए, जिससे पता चलता है। और जिनके स्ट्रेस के काम हैं, जो स्ट्रेस लेवल जिनका ज़्यादा है, उनको भी हमेशा रूटीन चेकअप में रहना चाहिए। तो स्ट्रेस वाले लोग, खास तौर पे जो सेल्स वाले लोग हैं, वो अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए। फार्मास्यूटिकल के लोग जो है वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके लिए खास तौर पे एडवाइस है कि आप लोग बचिए। कुछ दर्शक ने सवाल पूछा है, हालांकि समय की बहुत कमी है। पूनम शुक्ला ने सवाल पूछा है, शॉर्ट में हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं कि मुझे 10 सालों से इंसुलिन लगती है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वीकनेस रहती है, इंसुलिन क्या बंद हो पाएगा? देखिए, इंसुलिन तो बंद अभी मत करिए, लेकिन आप जैसे अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को और अपने घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक दवाइयों को साथ में ऐड करिए। धीरे धीरे जैसे ही आपका HbA1c नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद अपने आप इंसुलिन के डोज को टेपर करिए और अपनी दवाइयों को बढ़ाते रहिए, डाइट कंट्रोल करते रहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद इंसुलिन के डोज कम हो जाए, ओरल पिल्स पे भी आ सकती हैं आप, और दवाइयों के साथ साथ आपका जो है इंसुलिन शुगर कंट्रोल हो सकता है। और भी सवाल आए हुए हैं, हालांकि ऑफ द टॉपिक हो गए हैं, इसलिए इनका नाम हम ले रहे हैं, इनके सवाल को नहीं ले सकते हैं। इन्होंने सवाल जो पूछा है कि कमर और पैरों में एड़ी में दर्द रहता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पैर में दर्द रहना और झंझनाहट होना एक डायबिटीज़ का लक्षण बताया जाता है। डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अब इनकी उम्र क्या है, हर उम्र के अनुसार ये जो बीमारियां हैं अलग अलग हैं, और हर एक बीमारी का कारण भी अलग अलग है। पैरों में झंझनाहट एक डायबिटीज के लक्षण है, झंझनाहट होना, दर्द होना एंडियो में, एक गठिया एक तरह से यूरिक एसिड होता है उसके बढ़ने से भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो तो अपने फिजिशियन से या सलाह लेके। अब इन लोगों के अलावा ईश्वर देवगिरी, मुकेश चौधरी, मीडिया हाउस, मोहम्मद जावेद और सौरभ कुल मिश्रा, उन्होंने तो आपको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली डायबिटीज़ से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होगी, बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आपके सामने हमने रखे हैं जिसको हम लोग फेस तो करते हैं लेकिन उसका सल्यूशन नहीं पता होता था कि हम क्या कर सकें। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा से, जो कि सेल चिकित्सालय के निदेशक हैं, और इन्होंने बहुत बखूबी डायबिटीज़ को अच्छे से विस्तारित करके समझाया आयुर्वेद के विजन से, और एलोपैथिक के अलावा एलोपैथिक को साथ में पैरेलली लेके किस तरीके से हम अपने डायबिटीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हमने समझा है। लेकिन हम जाते जाते कहेंगे कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको अदरवाइज लिया जाए या फिर टेक गेट ग्रांटेड किया जाए। अच्छे फिजिशियन से जल्द मिले और उसका मैनेजमेंट अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय रहे थे हीरो प्रेजेंट्स आयुष्मान भव, पावर्ड बाय जियो BP। कंटेंट पार्टनर हमारे हैं डिजिटल संवाद और वेन्यू पार्टनर हैं PD सिटी मॉल। जय हिंद।